तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे स्टडी करने से पहले हम 4-5 एनुअल रिपोर्ट्स ओपन करेंगे और वहां देखेंगे कि हम किस तरह के फॉर्मेट हमारे को इनकम बैलेंस शीट के मिलते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। हो सकता है इनमें से कोई भी पुरानी भी हो। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं हम एप्पल की एनुअल रिपोर्ट के अंदर। तो जो यूएस कंपनियां हैं उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो 10K के अंदर मिलती है। ये एक 10K फॉर्म होता है। तो 10K क्या है यूएस की एनुअल रिपोर्ट। अब हम इसके अंदर आकर के अपनी बैलेंस शीट ढूंढने जा रहे हैं। तो उसको सर्च करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है, आप लिखो टोटल एसेट या फिर लिख दो करंट एसेट। ये देखो, ये हम बैलेंस शीट में आ गए। हम जाएंगे इसकी इनकम स्टेटमेंट में। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर। तो अब देखो, मैंने जब आपको कल कराया था तो मैंने आपको क्या लिखवाया इनकम स्टेटमेंट में? सबसे पहले नेट सेल्स। परंतु ये जो कंपनी है ये क्या दे रही है इनकम स्टेटमेंट, उसमें नेट सेल्स को बाय डिवाइड कर दिया कि प्रोडक्ट सेल कितनी है और सर्विसेज सेल कितनी है। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये एक ही चीज है। इसने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज क्या है, बाइफरकेशन। अल्टीमेटली हमने क्या लिखा था, ग्रॉस प्रॉफिट, कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसने क्या कर दिया, बाइफरकेशन के साथ दे दिया कि सर्विसेज की कॉस्ट क्या है और प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, और उसके हिसाब से फिर टोटल ग्रोस मार्जिन क्या है। फिर इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिख दिया। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस में डाल दिया था, सेलिंग जनरल एडमिन एक्सपेंस के अंदर। इसने अलग क्यों लिख दिया, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो जो R&D है वो 31,000 है और बाकी के सेलिंग जनरल एडमिन एक्सपेंस 26,000। तो ये एक बड़ा अमाउंट है इस कंपनी के लिए, इसलिए इसने इसको सेपरेटली दिखा दिया। ठीक, फिर आपकी आ गई आपकी ये ऑपरेटिंग इनकम जिसे हम EBIT कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, अदर इनकम एंड एक्सपेंस। इसको अगर ढूंढने जाओगे तो देख सकते हैं कि इसमें इसने क्या छिपा रखा है, 269 की वैल्यू। इसका कोई टेबल मिल सकता है, पक्का नहीं है कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या छिपा होगा, बट हम एक ढूंढ सकते हैं। चल के देखते हैं। इसके आगे देख लो पहले क्या है, ये इसके फिर टैक्स हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्स, और फिर ये इसका प्रॉफिट हो गया। डिविडेंड है नहीं है वो यहाँ पे इसने नहीं दे रखा, लेकिन इसने बेसिक और डायलूटेड ईपीएस जरूर दे रखी है, और इसके शेयर्स दे रखे हैं। अच्छा, ये वाले शेयर्स कौन से होंगे, शेयर आउटस्टैंडिंग या वेटेड एवरेज? ये क्या है, बेसिक शेयर्स है, और ये क्या है, डायलूटेड शेयर्स। तो ये वेटेड एवरेज है या आउटस्टैंडिंग है? वेटेड एवरेज होंगे, क्योंकि इनको यूज किया गया है ईपीएस निकालने के लिए। तो ईपीएस में क्या होगा, वेटेड एवरेज। अब हमारी क्या बात हो रही थी कि ऑपरेटिंग इनकम, ये वाला कैलकुलेशन देखो इसमें क्या क्या छिपा रखा है। ये 269 का है। देखते हैं एनुअल रिपोर्ट में कोई टेबल है क्या। नहीं है भाई। इसको देख लेते हैं कि कुछ है क्या इसके रिगार्डिंग। टेबल ही तो होगा। अब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कुछ नहीं है 269 के रिगार्डिंग भी, तो खत्म करो। तो पहले काम कर लेते हैं, हम सारी इनकम स्टेटमेंट खोल खोल के देखेंगे, फिर बैलेंस शीट खोलेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेटफ्लिक्स। ठीक, ठीक है। इसका ले लेते हैं हम फिर से टोटल एसेट। ये देखो, ये बिल्कुल अलग दे रहा है। सीधे सीधे रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सेल्स मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। उसने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं दिया था, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया था। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इसका बहुत बड़ा अमाउंट है पूरे खर्चों का, इसलिए इसने सेपरेटली दिखाया है। सेलिंग जनरल एडमिन एक्सपेंसेस मतलब आइटम वही है ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत तो उधर उधर होंगे। फिर इसने EBIT के बाद इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर ये टैक्स, और फिर नेट इनकम, और ये आपकी इनकम स्टेटमेंट पूरी।
बेसिक ईपीएस, डायल्यूटेड ईपीएस, और फिर बेसिक वेटेड एवरेज शेयर्स, डायल्यूटेड वेटेड एवरेज शेयर्स, खत्म। पहले इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर बैलेंस शीट देखेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी हम चलते हैं एपीए कॉर्पोरेशन, कंट्रोल एफ, करंट एसेट। ये देखो, हम आगे इसकी बैलेंस शीट में 2 या 3 पेज ऊपर जाएंगे तो हमें इनकम स्टेटमेंट मिल जाएगी। ये इसकी इनकम स्टेटमेंट है। अब ध्यान से देखो ये कितनी डिफरेंट है। अब देखो ये क्या बता रहा है कि ऑयल, नेचुरल गैस एंड नेचुरल गैस लिक्विड की रेवेन्यू, 3 प्रोडक्ट है इसके, ऑयल रेवेन्यू, नेचुरल गैस रेवेन्यू, नेचुरल गैस लिक्विड रेवेन्यू, उससे कुछ रेवेन्यू होती है। इसके बाद ये ऑयल परचेज भी करता है किसी और के और उनको बेचता है, तो उससे भी इसको कुछ रेवेन्यू होती है। फिर इसकी टोटल रेवेन्यू आ जाती है। फिर ये कुछ फालतू के आइटम्स हैं जो इसने अलग अलग लिख रखे हैं, अदरवाइज इनको सबको एक साथ अदर करके एक्सपेंस में लिखा जा सकता था, परंतु इसने ऊपर लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो लीज पे बहुत सारी मशीनें लेनी पड़ती हैं इन कंपनियों को, गैस गैदरिंग और प्रोसेसिंग ट्रांसमिशन की फैसिलिटीज लगानी पड़ती हैं, उनके खर्चे। ये वो खर्चा है ऑयल जो इसको परचेज करना पड़ रहा है। ये क्या था, ऑयल प्रोडक्शन करके बेच देता था। और ये क्या है, ऑयल खरीद के जो बेचता है उसका खर्चा। फिर ये टैक्स पे करता है प्रोडक्शन पे, एक्साइज वगैरह के दुनिया भर के। एक्सप्लोरेशन, दुनिया भर में ऑयल गैस ढूंढता है, उसके खर्चे। जनरल एडमिन एक्सपेंसेस थे, मैंने कल बता ही दिया था। ये अभी नहीं पता ये क्या चीज़ है, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में अंदर जाके। डेप्रीशिएशन, डेप्लीशन, अमोर्टाइजेशन। डेप्लीशन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज पे जो हम खर्चा लगाते हैं वो वाली चीज़। एसेट एंड ऑब्लिगेशन, ये क्या है ये जो ऑयल और गैस निकालते हैं ना, तो जहां से ऑयल गैस निकालते हैं बाद में वो जगह खाली हो जाती है 20 साल बाद। फिर हमें अपना प्लांट उठा के ले जाना पड़ता है, तो एक शटडाउन कॉस्ट आती है 100 रुपए की, और वो शटडाउन कॉस्ट आएगी 20 साल के बाद। तो हम हर साल 5-5 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे, ताकि 20 साल में 100 रुपए इकट्ठे हो जाएं, और फिर हम 20 साल के बाद वो खर्च करें। तो ये जो एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन एक्रीशन है, ये वो हर साल के 5 रुपए हैं। ठीक है। तो हर साल हम यहाँ पे कितना बना रहे हैं, 148, 116, 117, जो ये बनाते जा रहे हैं बस वही है। फिर ये इम्पेयरमेंट है, भाई कोई एसेट इम्पेयरमेंट हुआ होगा, कुछ और हुआ होगा उसका, ये इंटरेस्ट वगैरह है। अच्छा ये देखो इसने क्या कर रखा है, करंट इनकम टैक्स एंड डेफर्ड इनकम टैक्स। अभी तक की दोनों कंपनियों ने डेफर्ड टैक्स नहीं लिखा था, उन्होंने टैक्स लिखा था, इसने बाइफरकेशन लिख दी। ये क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का दूसरा नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी तक की दोनों कंपनियों ने माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि इनकी हो ही नहीं गई। हाँ है। कल मैंने बताया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब नहीं होता, एक तो जब स्टैंड अलोन हो और एक सब्सिडरी आपकी है, तो वो 100% ओन हो। तो देखो ये स्टैंड अलोन तो है नहीं, कंसोलिडेटेड है, तो इसका मतलब जो माइन कंपनियां हैं बाकी सब्सिडरी वगैरह इनकी, वे फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज है। चलो एक और ओपन करते हैं, एमसीडी, मैकडोनाल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ये देखो हम आ गए इधर बैलेंस शीट में, ये इनकम स्टेटमेंट है। देखिए पहले रेवेन्यू था, अब रेवेन्यू की बाइफर्केशन दे रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट, वो रेवेन्यू जो हम फ्रेंचाइज बांटते हैं, मैकडी क्या करता है, फ्रेंचाइज बांटता है ना दुनिया में, और फिर फ्रेंचाइज से अपना रेस्टोरेंट चलाता है। तो ये क्या कर रहा है, फ्रेंचाइज से जो रेवेन्यू आती है उसको दिखा रहा है। और ध्यान से देखो तो फ्रेंचाइज की रेवेन्यू ज्यादा है। दूसरी रेवेन्यू किससे आ रही है, कंपनी के रेस्टोरेंट से, वो कम है। बाकी फिर छोटी मोटी रेवेन्यू और भी है। फिर ये आपका टोटल हो गया।
उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हाँ ये फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट ऑक्यूपेंसी एक्सपेंसेस, जो फ्रेंचाइज के थ्रू एक्सपेंस होते हैं वो, ये कंपनी के एक्सपेंसेस, फिर ये अदर रेस्टोरेंट एक्सपेंस, ये टोटल मिलेंगे, मतलब फ्रेंचाइज के भी और कंपनी वाले मिला करके। फिर ये डेप्रीशिएशन मोटाइजेशन अदर्स वगैरह, फिर आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ गई, और फिर सारा इनकम स्टेटमेंट पूरा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसमें भी कहीं नहीं दिखा, ठीक है। इसने भी डेफर्ड टैक्स का बाइफरकेशन नहीं किया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स सीधा सीधा लिख दिया। बट फिर भी ये इसने क्या किया, बेसिक डायलूटेड डीपीएस और बेसिक डायलूटेड शेयर्स। क्या समझ में आया अभी आपको? हर कंपनी अपना एक अलग फॉर्मेट देती है। मेन बात जो देखी दिएगी वो रेवेन्यू देगी, और ईबीआईटी दे देगी, और प्रॉफिट देगी। लेकिन खर्चों में क्या क्या दिखाएगी ये कंपनी अपने आप डिसाइड करती है, ठीक है। मेन खर्चे वो दिखाएगी, मेन बात ये है। तो जो उसको मेन खर्चा लगता है, जो अमाउंट बड़ा लगता है, उसके हिसाब से वो डिस्क्लोज करती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस नो? ऑनलाइन बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बोरिंग तो नहीं लग रहा है ये? और पढ़े थोड़ा इसके बारे में, एनुअल रिपोर्ट खोल खोल के देखें। हाँ सर। चलो अब एक काम करते हैं, हम उठा लेते हैं हुंडई की, ये हुंडई का ये रही, ठीक है। तो ये हुंडई की एनुअल रिपोर्ट है, जिसको कि मैंने स्क्रीनर से डाउनलोड किया है, ठीक है। हालांकि आप ये एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी डाउनलोड कर लो, बहुत सारी जगह होती है। बट बेस्ट होता है कि आप कंपनी वेबसाइट से डाउनलोड करो, क्योंकि मेन सोर्स वही है। नहीं तो एक बार सर्च करके देखते हैं हम, टोटल एसेट से मिल जाए तो। ये क्या है? तो देखो ये भी बैलेंस शीट टाइप ही कुछ, लेकिन ये प्रॉपर फुल फॉर्मेट बैलेंस शीट नहीं है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। हैं? तो हम हुंडई इंडिया की बात कर रहे हैं ना, हम कोरिया की कंपनी की बात कर ही नहीं रहे। वो तो हुंडई मोटर्स ग्रुप है, ग्रुप के अंदर तो पता नहीं कितनी कंपनियां हैं। हम हुंडई इंडिया की बात कर रहे हैं, हुंडई इंडिया लिमिटेड। बोलो तो क्या? सर फिर एप्पल का और जो मैकडोनल्ड्स है इनका क्यों अलग था? हाँ जी। जैसे नहीं एप्पल हो अभी गया या मुझे नहीं मैकडोनल्ड्स लगता हो गया, एप्पल इनका भी इंडिया नाम अलग की कोई कंपनी है कोई? क्या है इन सर? एप्पल, एक मिनट रुको यार, एप्पल इंडिया इंडिया में लिस्टेड है? नहीं है, खत्म होगी बात। क्या मैकडोनाल्ड इंडिया इंडिया में लिस्टेड है? नहीं। नहीं सर। और क्या नेटफ्लिक्स इंडिया नाम की कोई कंपनी है? नहीं। अब आप कहोगे सर हुंडई मोटर्स इंडिया क्यों लिया फिर? भाई ये है तो मेरे को इंडियन कंपनी दिखानी थी, आपको गुस्सा आ रहा है छोड़ दो। नहीं नहीं, हम टाटा मोटर्स ले लेते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कंपनी दिखा रहा हूँ कि देखो ये इंडिया भी है। इंडिया का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, इस पे हम थोड़ा सा और बात करेंगे अगले हफ्ते। मैंने यूएस वाला सिस्टम समझा दिया, अब इंडिया का भी समझ लेंगे। सीखना सारा पड़ेगा, मजबूरी है, मैं पढ़ाऊंगा। मेरी पढ़ाने की मजबूरी नहीं, आपकी सीखने की मजबूरी है। सीखोगे, डेली 1 घंटा पढ़ लोगे, तो 2 महीने बाद इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आप जो है जॉब करोगे। यही तो पर्पज होगा। तो मैं आपको खाली घुमा रहा हूँ अभी। अब देखो कल अगर कर रहे होते तो कहानी अलग तरीके से चलती। अभी हमारे पास समय है, ना मेरे को कहीं जाना ना आपको कहीं जाना, तो पढ़ो, ठीक है। तो अभी क्या देखें, हुंडई देखें या पहले मोटर्स देख ले? पहले हुंडई देख ले, मोटर भी देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अभी मैं पहले बैलेंस शीट तो ढूंढ लूँ कहाँ है। ये देखो स्टैंड अलोन है, हमें कौन सी उठानी होती है? कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट। ठीक है। अब ये क्या है, हुंडई मोटर्स इंडिया, इस कंपनी की भी सब्सिडरीज हैं। हुंडई मोटर इंडिया भी किसी की सब्सिडरी है, क्योंकि हुंडई मोटर्स इसका मेन है ना, उन्होंने इस कंपनी को बनाया, फिर इसमें लोग इसको आईपीओ लेके आए, फिर ये रजिस्टर हुआ, लिस्टेड हुआ इंडिया में। पहले भी ऑपरेट कर रहा था, 1996 से ऑपरेट कर रहा है मेरे ख्याल ये। और ये कंपनी आज के दिन, मेरे ओपिनियन में, मेरी जानकारी में, ओपिनियन क्या मतलब होता है,
सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर मारुति। बाकी डेटा चेक कर लेते हैं, मेरे हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंड अलोन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि आइटम देखने के लिए तो हम ये भी देख सकते हैं सीखने की पॉइंट ऑफ व्यू, परंतु जिस पे हम काम करेंगे उस पे चलते हैं। ये कंसोलिडेटेड है। अब एक चीज बताऊं बढ़िया वाली, यूएस की कंपनियां सिर्फ कंसोलिडेटेड डाटा देती हैं, इंडिया वाली कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों देती हैं। अपने जो शेड्यूल्स हैं वो डिटेल्ड में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसी से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। इतना सारा पढ़ो फिर समझो। यूएस वाले सिंपल दे देते हैं कि भाई ये लो, तो उसको सीखना करना जरा आसान होता है ना। तो ये आपकी है बैलेंस शीट। अभी हम बात बैलेंस शीट पे कर ही नहीं रहे, हम तो इनकम स्टेटमेंट पे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ, ये देखो ये, अब देखो इन्होंने, ये मेरे को ना इस तरह का रिपोर्ट पढ़ने में मजा कम आता है। एक ही पेज पे लेफ्ट राइट करके इतना बड़ा पेज बना रखा है ना, तो फिर क्या कर सकते हैं, जैसा दे रखा करो। ये देखो इसने दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और फिर है अदर इनकम। तो अदर इनकम का फिलहाल नहीं पता कि किस चीज़ से आ रही है, कोई रेंटल इनकम हो सकती है, ठीक है, कोई डिविडेंड इनकम हो सकती है। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नोट 29 के अंदर। पिछली जितनी भी थी उनमें ऐसे नोट नहीं मिलेंगे कि कौन से नोट में जाओ, एक आध तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें ढूंढना पड़ता है। इसमें सीधा नोट पे जाना है 29 पे, और इसके बारे में अदर इनकम कहाँ से आ रही है मिल जाएगा। अच्छा, याद है मैंने वो अदर इनकम एंड एक्सपेंस ढूंढ रहा था तो उसकी 269 नहीं मिला। ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे कम आएंगी, कम आएंगी। तो ये टोटल हो गया। उसके बाद देखो सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ सेल देने के बजाय आइटम ये वाले दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये सब ना आपको समझना ही पड़ेगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, ऐसा आइटम जो हम ले आए बिना किसी तरह का प्रोसेस करे बेच दिया, मतलब लैपटॉप लाए और बेच दिया, क्या है ये, स्टॉक इन ट्रेड। लाए कुछ भी पेंट भी कर दिया तो फिर वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। जैसा लाए डब्बा का डब्बा, वैसा का वैसा डब्बा का डब्बा बेच दिया, बस कहानी खत्म, स्टॉक इन ट्रेड। फिर ये क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। देखो आप अपने फैक्ट्री में कोई माल बना रहे हो तो लाओगे और माल बनाओगे, और वो माल बेच दिया, तो उस माल के बेचने में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ वो भी आपकी कॉस्ट। कुछ ऐसे आइटम भी बेचे आपने जो लाए और बेच दिया, वो भी आपका सीओजीएस। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले साल का बना बनाया फिनिश्ड गुड रखा था, वो भी बिका है ना। पिछले साल का रखा हुआ कुछ वर्क इन प्रोग्रेस था। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जो ना तो रॉ मटेरियल है ना फिनिश्ड गुड्स है, उसमें भी कुछ प्लस माइनस हुआ। कुछ स्टॉक इन ट्रेड पिछले बार का रखा था, वो भी हुआ। तो ये सारा क्या है, कॉस्ट। आप भैया ऐसा समझो, भाई मेरा काम है फर्नीचर का, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 100 चेयर रखी है, मैंने उनमें से 20 बेच दी, ठीक, तो ये क्या है, मेरी सीओजीएस का पार्ट डलेगा। फिर मैं फर्नीचर मतलब लकड़ी वकड़ी लेके आया था, और ये जो कपड़ा होता है चेयर के ऊपर चढ़ता है वो भी लेके आया था, वो भी लाया बनाया और बेच दिया, वो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इससे पहले जो बता रहा था ना, 100 चेयर रखी है उनमें से 20 बेच दी, तो वो क्या हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर कुछ चेयर उठा लाया था बनी बनाई, लाके वो भी बेच दी, तो वो क्या हो गया, भाई जो ऊपर बेच दी उसकी रेवेन्यू जुड़ेगी, बोलो यस। और जो फिर बाकी उससे संबंधित खर्चे हैं वो भी जुड़ेंगे। तो हम अपनी यूएस कंपनी में क्या करते हैं, इन तीनों को उठा के टोटल करके लिख देते हैं, इसलिए क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। और ये इंडियन कंपनी में ऐसा मिलता है, बाहर वालों में नहीं मिलेगा, ठीक है। जब मैं कहता हूं नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है 90% में नहीं मिलेगा, बस 10% का हर बार कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फॉर ऑन यूज, ये सिर्फ इस कंपनी ने लिखा है, सबके में ऐसा एज इट इज नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है,
कंपनी कौन सी है? हुंडई। तो कुछ चीजें हैं जो इसने अपने बिजनेस के अंदर ही यूटिलाइज कर ली, बेची नहीं। लिखा है ना फॉर ओन यूज, खुद ही यूज कर रहे हैं, वो वाली चीज। फिर ये टोटल एक्सपेंस हो गया और प्रॉफिट हो गया, खत्म। इंप्लॉय बेनिफिट में क्या क्या डालते हैं, शेड्यूल में जाके पढ़ लो। इन्वेंट्री में क्या चेंज हुआ, पिछली बार कितना था अब कितना है, शेड्यूल में जाके पढ़ लो। है गजब की चीज, मजा आ गया। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे इसने भी क्या कर रखा है, टैक्स वाले पार्ट को करंट और डेफर्ड में बांट रखा है। ठीक, तो अब यहाँ पे ना नेट भी दिया हुआ है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकता, दोनों हो सकते हैं। तो जो नेट है ना वो लिख दिया। कैलकुलेशन देखनी है तो शेड्यूल में जाके देखो। अब इसमें माइनॉरिटी है क्या? माइनॉरिटी इसमें नहीं लग रहा, कोई माइनॉरिटी नहीं है। मतलब इसकी अगर कोई सब्सिडरीज हैं तो वो इसकी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज है। ठीक, चलो एक बार टाटा मोटर्स पे घूम के देखते हैं, देखते हैं। हुंडई, टाटा मोटर्स, मारुति। मैं नहीं जा रहा मारुति में भी, बस यही देख करके बहुत है। आप खोलना ना अब मारुति, आप खोलो। आपसे मेरा मतलब सारे बच्चे ऑनलाइन वाले भी। ये देखो कितनी बड़ी एनुअल रिपोर्ट है, 590 पेज की। किसी की भी नहीं है इतनी बड़ी। 121, 84 पेज, 82, 182 मतलब 92, 183, और टाटा मोटर्स की 590। उससे क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस सेगमेंट ही तो है। फिर वो तो भाई हर चीज में है ये तो। अब एपीए कॉर्पोरेशन, इसमें भी तो तीन आते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, फिर नेचुरल गैस लिक्विड, ऐसे थोड़ा होता है, सेगमेंट ही तो है। अरे यार क्या दे रहा है भाई साहब, ये बड़ी बैलेंस शीट है ना, समय लग जाता है ढूंढने में। ये आ गया कंसोलिडेटेड, सीधा आ गया। थोड़ा सा इसको मैंने, अब देखो इसमें क्या है ना, एक पेज पर बैलेंस शीट है। ऊपर वाले में थोड़ी हुंडई वाले ने गड़बड़ कर रखी है, लेफ्ट राइट दे रखा है, मजा कम आता है बनाने में। चलो ढूंढते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट। इन बैलेंस शीट के नीचे है इसके केस में इनकम स्टेटमेंट। बट हर बार ऐसा नहीं होता, किसी में इनकम स्टेटमेंट ऊपर पहुंचा देते हैं, किसी में नीचे पहुंचा देते हैं। ये देखो जी, सबसे पहले रेवेन्यू एंड इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। उधर अदर इनकम नाम का आइटम नहीं था, याद है? दिखाता हूँ। अदर इनकम मतलब ये तो मेन बिजनेस का पार्ट है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर, फिर उसके बाद एक और अदर नहीं है, यहाँ पे है। तो रेवेन्यू अदर ये हो गया, फिर एक और अदर इनकम। तो ये ढूंढने पड़ते हैं कि इनके अंदर एग्जैक्टली अब क्या लिखा रखा है। देखो सेम वही आइटम है, ये पहले तीन तो, पहले चार, पहले पांच, ये पहले पांच आइटम यहाँ पे भी हैं और उधर भी थे। इसमें एक आइटम है फुल्ली कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। तो भाई प्रेफरेंस शेयर्स है, उनकी वैल्यूएशन होती है तो उसमें प्लस माइनस कुछ आया। फॉरेन एक्सचेंज ये भी पिछली में नहीं था, डेप्रिसिएशन पिछली में था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं था, इसमें है। अदर एक्सपेंस पिछली में भी था, इसमें भी है। समझ में आ गया? तो देखो ऐसा होता है, हर कंपनी में एक दो आइटम एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, एक दो आइटम हट जाएंगे, ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, करंट एफर्ट दे रखा है, माइनॉरिटी है कहीं पे? चलो एक दो कंपनियों में तो आ गया ना हमारे माइनॉरिटी भी, ये आ गया। ये देखो, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, 319। यही तो ढूंढ रहे थे इसके अंदर भी हम। ये देखो ये रहा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 319। चलो भाई बहुत है, इनकम स्टेटमेंट में घूमे थोड़ा, बैलेंस शीट में भी चले, चलते हैं, काम क्या है। और उसको ना अलग वीडियो में देख लेना, मतलब इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर दोबारा बैलेंस शीट के कंपैरिजन देख लेंगे।